हेलो। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आप सब लोग कैसे हैं? आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपको वन शॉट में सारी चीज़ें मिलेगी। एक ही वीडियो में आपको पूरा पॉलीमर क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों को पॉलीमर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं टाइमली। तो वन शॉट वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करने का मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पर डालूँ। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कोई भी चैप्टर बड़ा और कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता। अगर जहाँ से हमें मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं तो हमें उसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और वे चैप्टर जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, जिनसे हमें मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, वो तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और उन्हीं चैप्टर्स में से एक है आपका पॉलीमर। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में, जहाँ पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फर्मेशन और कुछ क्वेरीज, कुछ दिक्कतें अगर आती हैं, तो आप 9549328790 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारा बैचेस ज्वाइन करने हैं, या फिर अगर हम हमारे जो रेगुलर कोर्सेज को ऑफलाइनली ज्वाइन करना है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर चलते हैं और पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। वे सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। और आप लोगों को मैं रेगुलरली क्लास दे रहा हूं, और इस क्लास को कंटिन्यूटी में आप पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। एक पीडीएफ फॉर्म में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक पीडीएफ ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसके बाद में। छोटा नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगता छोटा है लेकिन बड़ा चैप्टर है, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, पॉलीमर बात करते हैं। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुलकीकरण करते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो, जिसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और पॉलीमर का जो यूनिट होता है वो क्या कहता है? मोनोमर। कहने का मतलब एक मोनोमर होगा, ठीक है, फिर एक मोनोमर होगा, फिर एक मोनोमर। तो ये मोनोमर्स क्या करते हैं? बॉन्ड बना करके क्या बना लेते हैं? पॉलीमर बना लेते हैं। तो एक तो है सिंगल यूनिट, तो मोनोमर है, लेकिन इसे बहुत सारे बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पॉलीमर बन जाते हैं, बहुलक बन जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये पॉलीमर होते हैं, मोनोमर्स इनकी यूनिट होती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर का, कि पॉलीमर होते कितने प्रकार के हैं। तो क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं। पहला आधार है सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं इन पॉलीमर्स को, उसके आधार पर पॉलीमर बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो उनमें पहला प्रकार है नेचुरल पॉलीमर, जो हमको नेचर में पॉलीमर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपकी बॉडी के अंदर मिलता है। सेलुलोज प्लांट से मिलता है, स्टार्च प्लांट से मिलता है, रबर प्लांट से मिलता है। ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर कुछ नेचुरल कंटेंट हो, कुछ हम लोग केमिकली डालें। तो देखो, सेलुलोज तो प्लांट का है, एस्टेट केमिकल है, तो सेलुलोज एस्टेट क्या हो गया? सेलुलोज एस्टेट हो गया सेमी सिंथेटिक, इसे रेयन भी बोलते हैं। ऐसे सेलुलोज नाइट्रेट भी क्या हो गया? सेलुलोज तो प्लांट का हो गया, नाइट्रेट केमिकल हो गया, तो ये भी क्या है? सेमी सिंथेटिक। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद है सिंथेटिक। जितने भी केमिकल्स होते हैं और केमिकली अपन लोग बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन, नायलॉन 6, ब्यूना एस रबर। देखो, नॉर्मल रबर है तो नेचुरल, लेकिन ब्यूना एस रबर है तो वो कौन सा है? आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, कि रबर तो नेचुरल है, लेकिन ब्यूना एस रबर क्या है? आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। आ गया समझ में बच्चों? आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों पॉलीमर का। पॉलीमर का दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर, कि कैसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अगर बेटा पॉलीमर एक लीनियर शेप में है, जैसे मोनोमर है, फिर मोनोमर जुड़ गया, फिर मोनोमर जुड़ गया, फिर मोनोमर जुड़ गया, फिर मोनोमर जुड़ गया, तो एक चैन बना ले, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
ध्यान रखना डेंसिटी ज़्यादा कैसे याद करेंगे, डेंसिटी ज़्यादा है तो दब दब के एक लाइन में बन जाएंगे, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कैसे होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। इसके अलावा और क्या याद करेंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है आपका, हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर है। फिर आता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर वो होते हैं जिसमें लीनियर चेन तो होगी सो होगी, साथ में ब्रांचेस भी होंगी। ठीक है, तो हाई डेंसिटी तो क्या था, लीनियर, और लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें तो ब्रांच चेन पॉलीमर में, और ये वाला हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या, लीनियर पॉलीमर है। चलिए नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। देखिए सबसे बड़ी बात इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। उसके अलावा ब्रांच फॉर्म में क्या, इधर क्या होंगे, ये तो लीनियर है, और इधर क्या मिलेंगे यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ब्रांच्ड कंडीशन में इधर मिलेंगे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, और ये लीनियर है। कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, सीबी। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण हम इन्हें क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है। इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामीन, इसको याद कर लेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामीन। ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, और लीनियर का एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है बच्चे, बच्चों अब तक दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पर, तुमने स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ा था क्या क्या, लीनियर, ब्रांच्ड, और तीसरा क्रॉस लिंक। एक हमने सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर पढ़ा था कि वो किस तरह के कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक नेचुरल था, एक सिंथेटिक था, और एक नेचुरल सिंथेटिक था, मतलब सेमी सिंथेटिक था। चलिए यहाँ तक अपन पढ़ चुके। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण किस प्रकार से हो रहा है उस आधार पर क्लासिफिकेशन अगला। चलिए उसमें सबसे पहले आता है एडिशन पॉलीमर। इसको योगात्मक बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक। तो एडिशन पॉलीमर मतलब क्या है, ये योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड टूट जाता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, और कोई भी H2O या H2S या HCl कोई मॉलिक्यूल नहीं निकलता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं, या फिर ये बोलो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिपीटेशन होता है, तो ऐसा बॉन्ड, ऐसे पॉलीमर क्या होते हैं, आपके एडिशन पॉलीमर होते हैं। चलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है। इनके अंदर क्या होता है, जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो वो पॉलीमर कैसा कहलाता है, एडिशन पॉलीमर कहलाता है। अब बेटा जैसे मान लो CH2 डबल मोड CH2 है, और सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं, तो ये होंगे समबहुलक या होमोपॉलीमर। बात समझ में आ गई। या फिर एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, दो मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एडिशन पॉलीमर, इनका रिपीटेशन होगा। लेकिन क्या ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, सहबहुलक या कोपॉलीमर। अगर केवल एक जैसे होते तो होमोपॉलीमर, और अलग अलग है तो इसको बोलेंगे कोपॉलीमर या सहबहुलक। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है आपका एथीन। जब बहुलीकरण होगा तो होगा क्या, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मेरे को इसका पॉलीमर बनाना है तो क्या करेंगे, आपका ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इधर CH2 होगा कैसे, सिंगल बॉन्ड कैसे टूटेगा, डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो आधा तो इसके पास चला जाएगा और आधा इसके पास चला जाएगा, तो ये कार्बन का आधा बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये इस कार्बन का आधा बॉन्ड इधर, और यहाँ पर लगा दो N, तो ये क्या बन गया आपका पॉलीथीन। तो क्या पॉलीमर जो पॉलीथीन है वो एडिशन पॉलीमर है, बिल्कुल है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले मोनोमर है इसलिए। लेकिन होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर है क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, आपके एथिलीन है, एथीन है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीथीन। आगे बात समझ में, पॉलीथीन क्या है आपका, होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल है ब्यूनाएस। ब्यूनाएस क्या है, देखिए पहले तो ब्यूनाएस की दो यूनिट्स होती हैं, आपको दोनों यूनिट्स याद होनी चाहिए। पहला है 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, पहले यूनिट तो ये है। दूसरी यूनिट क्या है, स्टाइरिन। क्या है दूसरी स्ट्रिंग, स्टाइरिन।
तो मैं आप लोगों को इनकी डायग्राम्स बनाता हूँ, आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, और 1 और 3 पर क्या है, इन है, तो ये मैं इसको 1 मानूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको 2, और ये हो गया 3, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। और फिर क्या करेंगे आप, इसमें फिर कर दें आप कार्बन सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस, तो क्या हो जाएगा, ये CH2, ये CH, ठीक है, ये आपका CH, और ये हो गया आपका CH2, तो ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन। स्टाइरिन किसे कहते हैं, स्टाइरिन में क्या होता है, आपका जो एथिलीन होता है, एथीन होता है सॉरी, इस एथीन में क्या करते हैं अपन, स्टाइरिन में क्या होता है, एक तरफ तो C6H5 होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक तरफ तो क्या होगा C6H5, तो एक तरफ तो बेंजीन रिंग लगी हुई, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, और इधर क्या होगा पूरा एथीन, तो इसकी तो वैलेंसी पूरी है, तो इसका पूरी कर दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या होगा आपका C6H5 मतलब बेंजीन जुड़ा हुआ होगा। तो कभी ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन को जोड़ेंगे तो बेटा पॉलीमर तो कौन सा होगा, एडिटिव होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ऊपर वाले ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इट में से जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड का रिपीटेशन होगा। ठीक है, और ये पॉलीमर कोपॉलीमर होगा, क्योंकि इसमें दोनों यूनिट्स के अलग अलग है, इसलिए समबहुलक ना होकर के सहबहुलक है। ठीक है बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ा और। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसमें बॉन्ड कैसे बनेंगे, पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। देखो ये आपका 1,3 डाइईन है, स्थिरीन है, तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, और डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, बीच में। देखो आपने कर दिया, आपने देखो ये कर दिया, इधर देखो, ये पहला वाला बॉन्ड तोड़ दिया, सिंगल हो गया, बीच वाला डबल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, सिंगल हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, चलिए यहाँ तक तुमको आ गया। यहाँ की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इससे का H5 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो आप ऊपर लगा दो ऐसे कैसे, ठीक है, और आपको ये सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, आपने सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया, तो देखो ये 6H5 वाला तो ऊपर चला गया, और ये CH2 यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया आपका ब्यूनाइस। तो आपको यूनिट्स पूछता है कैसे बनेगा कैसे नहीं, ये नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कि ब्यूनाइस की यूनिट्स क्या होती हैं। आगे बात समझ में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें बच्चों। पॉलीमराइजेशन के आधार पर हम लोग अभी तक आपको एडिशन पॉलीमर बता चुके हैं कि एडिशन पॉलीमर के अंदर कोई भी H2 मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल वगैरह नहीं निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड के जो मोनोमर्स होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, और डबल बॉन्ड अगर किनारे पे हैं तो बीच पर आ जाते हैं, और लास्ट में एन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जिनके बीच में, जिनसे अगर वो जब वो जुड़े, जब मोनोमर्स जुड़े, तो वहाँ पर एलिमिनेशन होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, वाटर निकले या तो या अल्कोहल निकले, एसिड निकले। अगर ऐसे कंपाउंड्स निकल रहे हैं, इट मीन्स वो कौन से पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, मतलब संघनन बहुलक होते हैं। तो संघनन बहुलक में H2O, HCl आदि चीज़ें, एल्कोहल आदि चीज़ें निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल नाइलॉन 66। तो हम लोग एक बार नाइलॉन 66 पढ़ेंगे, नाइलॉन 66 क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल नाइलॉन 66। बेटा इसकी 2 यूनिट होती है नाइलॉन 66 की, पहले वो सुन लो। एक होता है एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, और एथिलीन का मतलब 2 तो कार्बन, सॉरी डाईएमीन का मतलब 2 तो एमीन ग्रुप है, ठीक है, तो एथिलीन डाईएमीन है, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन हो गया। और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, सॉरी एक्चुअल में हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है, हेक्सामेथिलीन। एक मिनट में आप लोगों को वापस करता हूँ। तो बच्चों 2 यूनिट होती है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। दूसरा क्या होता है, एडिपिक एसिड। तो ये सभी जो यूनिट्स होते हैं, जो मोनोमर होते हैं, 2 हैं, कंडेंसेशन है, एडिपिक एसिड है और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है। बच्चों ध्यान रखना, हेक्सामेथिलीन का मतलब इसके अंदर जो CH2 होंगे वो कितने होंगे, 6। देखो CH2 6, ठीक है। डाईएमीन का मतलब क्या है, 2 एमीन होंगे, तो ये NH2 और ये NH2, तो ये तो क्या बन गया आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। बस समझा गई। एक बच्चा पे एडिपिक एसिड, क्या बच्चा, एडिपिक एसिड।
तो इसमें क्या होता है एडिपिक एसिड में, CH2 6 तो कॉमन है, सॉरी एडिपिक एसिड में क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है हेक्सामेथिलीन डायमीन में। तो एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए, 6। तो CH2 तो क्या हो जाएंगे 4, और दोनों तरफ लगा दो COOH, क्या लगा दो COOH, तो ये क्या हो जाएगा एडिपिक एसिड हो जाएगा। टोटल 6 कार्बन हो गए भाई, 4 तो CH2 4 के हो गए और 2 ही हो गए COH, तो ये क्या हो जाएगा एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6 के 2 मोनोमर हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। अब बात होती है कि जब इनके बीच में पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन जब होता है तो आप ध्यान रखेंगे, पॉलीमराइजेशन के टाइम पे इसमें से OH निकलेगा एसिड में से, तो एसिड में से निकलेगा OH, और जो एसिड नहीं है उसमें निकलेगा H, ठीक है। तो इनमें से H निकलेगा और एडिपिक एसिड में से OH निकलेगा दोनों साइड से। तो कंडेंसेशन किस तरह से होगा, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। तो बच्चों मैंने जैसा कि कहा था कि हेक्सामेथिलीन में H और H निकलेगा यहाँ से, तो देख लो यहाँ पर NH हो गया, NH2 की जगह CH2 6 ऐसे कैसे फिर NH आ गया। मैंने कहा था यहाँ से OH निकल जाएगा तो यहाँ पर CO आ गया, फिर CH2 4 आ गया, फिर यहाँ से OH निकल जाएगा तो CO आ गया, ये N मॉलिक्यूल हो जाएंगे, पॉलीमर बन जाएगा, तो क्या हो गया नाइलॉन 6 बन गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो ये कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर आपके पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अणुओं के बीच में कौन कौन से बल काम करेंगे, जिसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बातचीत करने वाले हैं। तो वे पहले पॉलीमर जिनके अंदर सबसे कमज़ोर वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं इलास्टोमर, और हमको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, मतलब खींच भी सकते हैं, जैसे आपका रबर हुआ, ठीक है। तो इलास्टोमर वो होते हैं जिनके अंदर वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलते हैं, बहुत कमज़ोर बल मिलते हैं, और हम उन पॉलीमर्स को स्ट्रेच भी कर सकते हैं वीक फोर्स होने के कारण। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर। आपका एग्जाम्पल है रबर या वल्केनाइज्ड रबर, वल्कनिक रबर, ये एग्जाम्पल इसका वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है खींचने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, रबर जितने भी हैं, एक तो नियोप्रीन को भी अपन रबर कहते हैं, ब्यूनाइन को भी अपन रबर कहते हैं, ब्यूनाइस को भी अपन रबर कहते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन होता है वो भी रबर होता है। तो आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूनाइस और ब्यूनाइन, ये चारों क्या है आपके इलास्टोमर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आगे होते हैं फाइबर्स। आगे बात करें हम जो होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, वे पॉलीमर जिनके अंदर क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, पहली बात। दूसरा, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी थी, ज़्यादा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है खिंचाव वो ज़्यादा होता है, और हाई मॉडुलस मतलब प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या होते हैं फाइबर। तो बेटा जितने भी रेशे तुम सुनते हो, नाइलॉन के रेशे तो फाइबर है, पॉलिस्टर के रेशे तो फाइबर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेरेलिन का रेशा, ये भी क्या है फाइबर। तो जितने फाइबर होते हैं वो क्या है फाइबर पॉलीमर कहलाते हैं, और उनके मध्य कौन सा बॉन्डिंग मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। ठीक प्यारे बच्चे, आगे की ओर चलते हैं अपन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या आता है सुनिए बच्चों, दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको मान लो मैंने हीट किया, हीट करने के बाद में मैंने इनको ठंडा किया, तो उनके अंदर वापस वैसे ही वैसे हार्डनिंग बन जाती है, वैसे वैसे हार्ड हो जाता है, अपन इनको वापस यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, हम जिनका वापस रीयूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल, ठीक है। आगे आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। वे होते हैं कि जिनको हम गर्म करें और वो क्या होता है इन्फ्यूजिबल हो जाए, बिल्कुल गलित अवस्था में हो जाए और वापस इनका यूज़ नहीं किया जा सके, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट। तो ये याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये होते हैं आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आगे का क्लासिफिकेशन चलता है बच्चों। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कि कैसे बहुलीकरण की रिएक्शंस के आधार पर पॉलीमराइजेशन होता है। बेटा सुनो, जो भी जितने भी अपन एडिशन पॉलीमर पढ़े थे अभी, योगात्मक बहुलक पढ़े थे, उनके अंदर जो बहुलीकरण मिलता है योगात्मक बहुलीकरण मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इसको ही बच्चा चैन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, मतलब श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती है, आगे की बात करेंगे अपन।
तो समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव जो पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर होते हैं, उनके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, आपका वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता, एसिड नहीं निकलता, एल्कोहल नहीं निकलता। बनता किनके बीच, जिनके बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो एल्कीन एल्काडाइन आदि के बीच में बनता है। ठीक है, जो चीज़ में मैकेनिज्म होती है, योगात्मक बहुलीकरण में जो मैकेनिज्म होती है वो याद रखने वाली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा इनका जो है निर्माण होता है। हम उत्प्रेरक कौन सा यूज करते हैं, बेंजोल पेरोक्साइड। तो पूछता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक अभिक्रिया। और कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, कोई सा भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बेंजोइल हो, तो कोई सा भी पेरोक्साइड अपन ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होती है रिएक्शन। देखो पहले बेंजोइल पेरोक्साइड में फ्री रेडिकल बन रहा है, मुक्त मूलक बन रहा है, फिर आगे स्टेप। बस आपको ये ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऊपर की ओर बताया। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के एडिशन पॉलीमर्स, उनके एग्जांपल्स रटेंगे कि एडिशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एडिशन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। मैंने आपको बताया कि पॉलीथीन कैसा होता है, ये एथीन होता है। ठीक है, जब पॉलीथीन बनेगा तो बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड साइड में आ जाएंगे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड N, तो ये आपका बच जाता है आपका पॉलीथीन। अब पॉलीथीन अपन ने पढ़ा था दो प्रकार का होता है, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये ध्यान रखना कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में जो टेम्परेचर हम लोग प्राप्त करते हैं तो कौन से प्रेशर पे करते हैं, 1000 से 2000 ATM प्रेशर होगा तभी लो डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त होगा। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए 6 से 7 ATM प्रेशर चाहिए। देखो कितना गुना हो गया। यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए वो 350 से 550 केल्विन के आसपास चाहिए, और यहाँ पर 350 से नीचे नीचे मतलब 333 से 343 केल्विन के आसपास क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा था कैटलिस्ट क्या है, क्योंकि एडिशन पॉलीमर है तो पेरोक्साइड ही होगा, चाहे बेंजाइल पेरोक्साइड हो चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कोई सा भी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे बात करी थी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, बिल्कुल ये भी अपन ने पढ़ी थी, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये जो लो डेंसिटी होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कम होती है, और ये लो डेंसिटी है इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जितने भी तार बनते हैं, ऐसी बोतल्स जो होती है मिरिंडा की बोतल्स वगैरह होती है जो कचकड़े वाली, तो खिलौने कचकड़ा, तो जो कचकड़े वाली चीज़ें वो कौन बनाता है, अपन लो डेंसिटी। फिर आते हैं अपन हाई डेंसिटी पे, तो हाई डेंसिटी को अपन जो उत्प्रेरक हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए जो कैटलिस्ट काम में आता है उसका नाम है जिगलर नाटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक यूज करते हैं अपन हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त करने के लिए। और इससे क्या क्या बनाते हैं, ठोस प्लास्टिक, जैसे बकेट हो गया, कचरा पात्र हो गया, ठोस बोतल हो गई, मोटे पाइप्स हो गए, तो उनको बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ये करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आ गई बात समझ में, आगे की ओर चलते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल है टेफ्लॉन, ये भी एडिशन पॉलीमर। टेफ्लॉन का पूरा नाम लिख लो, पॉली टेट्राफ्लोरो। टेट्राफ्लोर क्या हो गया, 4 फ्लोर है, और पॉली मतलब बहुत सारी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, तो पॉली टेट्रा एथिलीन को क्या बोलता है, टेफ्लॉन बोलता है। पिछली बार इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोलते हैं अपन, टेफ्लॉन बोलते हैं। बात समझ आ गई, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो क्या था, पॉलीथीन था, अगर यहाँ H2 की जगह F2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेफ्लॉन हो जाएगा प्यारे बच्चे। आपको समझ में आ गया, तो ये होता है टेफ्लॉन। पहली बात तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो अक्रिय पदार्थ। दूसरा, इस पर कोई भी चिपचिपाहट नहीं होती, मतलब नॉन स्टिक कुकवेयर, जो अगर हम कहते हैं ना बिना चिपकने वाली जो कढ़ाई, नॉन स्टिक काला काला पदार्थ होता है नॉन स्टिक कढ़ाई, तो नॉन स्टिक कोटिंग करते हैं अपन किनके ऊपर, गैसकेट पर। तो कहाँ यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, गैसकेट, ऑयल सील और नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए तो किसका यूज करते हैं, तो नॉन स्टिक ही सरफेस बनाने के लिए अपन यूज करते हैं टेफ्लॉन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि नॉन स्टिक ही कुकवेयर बनाने के लिए नॉन स्टिक सरफेस में कोटिंग किससे करते हैं, टेफ्लॉन से करते हैं। फिर आता है एक्राइल पॉली एक्राइल नाइट्राइल, इसका पूरा नाम है PAN। बेटा पोली तो यानी पॉलीमर है, तो पहले ये बात होगी पॉली एक्राइलो नाइट्राइल है, तो क्या ये एक्राइलो नाइट्राइल का पॉलीमर होगा, बिल्कुल। ये एक्राइलो नाइट्राइल है तो ये पॉली एक्राइलो नाइट्राइल है।
चलिए कैसे बनेगा आगे की ओर बात बढ़ते हैं। देखिए एक्राइल नाइट्राइल याद नहीं होता बच्चों को, मैं बता रहा हूँ कभी भी 3 कार्बन हो और शुरू के पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एक्राइल। तो बेटा ये शुरू के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड तो एक्राइल तो हो गया, और सी को अपन नाइट्राइल बोलते हैं तो नाम क्या होगा, एक्राइल नाइट्राइल हो गया। शुरू के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड और इधर सी मतलब नाइट्राइल लगा हुआ है तो इसका नाम होगा एक्राइल नाइट्राइल। फिर अपन एडिशन कर रहे थे, मैंने कहा ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट गया, इधर बॉन्ड ही चला गया, इधर बॉन्ड और सी ऊपर चला गया, तो ये हो गया क्या पान या पॉली एक्राइल नाइट्राइल। ठीक है, चलिए कहाँ यूज़ करते हैं अपन, जो ऊनी रेशे होते हैं, ऑर्लोन के जो रेशे होते हैं ऊनी जो वो रेशे होते हैं वो बनाने का काम कौन करता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल करता है। आगे की ओर चलते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक, मतलब जिनके अंदर H2O HCl एल्कोहल आदि चीज़ें निकलती हों पॉलीमराइजेशन के दौरान, उनको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो अपन इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं, आगे भी आ जाएगा तो इसको भी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमर में भी क्लासिफिकेशन है पॉलीएमाइड। बेटा जिनके अंदर NH2 ग्रुप आता है, जिनके अंदर NH2 ग्रुप आता है वो होते पहले पॉलीएमाइड। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। और यहाँ पर NH2 था, चूंकि ये NH2 था तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलीएमाइड। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कौन सा लिंकेज मिलता है, एमाइड लिंकेज बनता है, क्योंकि NH2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड बोलते हैं। बेटा फाइबर होते हैं, अपने को पता है नायलॉन फाइबर, तो ये फाइबर होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है, देखो ये 2 COH वाला, और एक डाइअमीन वाला है ना कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है। इनका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है आपका, नाइलॉन 6 बनता है। मैंने कहा था कि COH से तो क्या निकलेगा, OH, और NH2 से निकलेगा NH, और फिर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों, पूछा जाता है कि नाइलॉन 6 का कहाँ यूज होता है, तो नाइलॉन 6 रेशे हैं, फाइबर है, तो शीट बनाने में, ब्रिसल्स मतलब ब्रश के रेसे बनाने में, तो ब्रश के रेसे और शीट्स बनाने अपन यूज़ करते हैं नाइलॉन 6 का। अब आता है नाइलॉन 6। बेटा कई बार पूछा गया कि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, तो याद रख लेना है बहुत अच्छे से, कैप्रोलेक्टम। क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। और कैप्रोलेक्टम में होता क्या है बेटा, पहली बात तो सुनो, 5 तो क्या होते हैं कार्बन नॉर्मल वाले, एक क्या होता है कीटोन वाला कार्बन। बात समझ में आ गई, 5 तो होते हैं नॉर्मल कार्बन, एक कार्बन होता है कीटोन वाला, एक ग्रुप होता है NH, तो इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। तो ऐसे याद तो होगा नहीं, तो क्या होगा, C 5 कार्बन कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। छठे में क्या लगा दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो, और यहाँ पर एक ऊपर लगा दो NH, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्रोलेप्टम। होगा क्या, आपको जब पॉलीमराइजेशन होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ देना। कौन सा वाले बॉन्ड को, मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, आप क्या करना, इस बॉन्ड को तोड़ देना। तो इस बॉन्ड को तोड़ते क्या बन जाएगा आपका, कैप्रोलेक्टम से नाइलॉन 6 बन जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं, जैसा कि तो नाइलॉन 6 में क्या होता है, आपका जो कैप्रोलेक्टम होता है उसमें क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ NH हो जाएगा, एक तरफ C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बीच में CH2 का 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, मतलब 5 कार्बन एज होंगे। आगे क्यों चलते हैं पॉलिस्टर पे। बच्चा आप पढ़ रहे हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर वो होते हैं जिनके अंदर एसिड और एल्कोहल दोनों, तो देखो एल्कोहल है OH और एसिड है COH। तो जब टेरेलिन हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टेरेलिन, बेटा टेरेलिन को क्या बोलता है, डेक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्रोन। तो टेरेलिन का दूसरा नाम है एक तो डेक्रोन, दूसरा 2 यूनिट होती है, इसको बोलते हैं एथिलीन, और 2 अच्छा तो ग्लाइकोल, तो इसका पूरा नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये आप लोग देख रहे हो कि दोनों तरफ COH है, इसका नाम है टरथेलिक एसिड। क्या नाम है, टरथेलिक एसिड। तो एथिलीन ग्लाइकोल, और ये क्या है, टरथेलिक एसिड। यहाँ पे पी से शुरू होता है टरथेलिक, बट P साइलेंट होता है। ये देखो ये दे रखा है पर टरथेलिक एसिड। तो टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल में जब रिएक्शन होती है, तो मैंने कहा था कि
एसिड वाले से हो जाएगा, पूरे पॉलीमर चैप्टर में एसिड वाले से हो जाता है, दूसरे वाले से एच जाता है और बन के आता है टेरेलिन। तो आपसे मोनोमर यूनिट्स पूछता है तो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। और पूछता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बच्चों आता है कि जो आपका पॉलिस्टर में जो आपका टेरेलिन है वो एक कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो आपके ये ग्रीस रेजिस्टेंट है, मतलब इस पे मतलब स्नेहक नहीं लगाया जा सकता, तो ग्रीस रेजिस्टेंट होता है डेक्रोन। दूसरा अपन इसका यूज़ करते हैं हेलमेट बनाने में, ठीक है, और कॉटन बनाने में, मतलब जो ऊनी रेसे होते हैं उनको बनाने में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉलिस्टर हो गया और पॉलीएमाइड हो गया। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। चलिए, तो बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर में अपन पॉलीएमाइड पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंडेंसेशन में अपन पॉलिएस्टर पढ़ चुके हैं। तीसरा है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बेटा। इसमें पूछते हैं कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसमें मोनोमर क्या क्या है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा फिनोल है, ठीक है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर क्या बना लेते हैं, पहले नोवोलेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, नोवोलेक। बात समझ में आ गई, क्या बनाते हैं, नोवोलेक। और नोवोलेक क्या होता है, देखो सुनो, ये फिनोल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर बना लेंगे, लीनियर, तो क्या हो गया, वो हो गया नोवोलेक। तो इसका नाम क्या हो गया, नोवोलेक। फिर अपन इसको हल्का सा गर्म करेंगे तो क्रॉस लिंक बन जाएंगे। बात समझ, तो क्रॉस लिंक बनने पर नोवोलेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकेलाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकेलाइट में। तो कोई पूछे कि बेकेलाइट के जो है आपके मोनोमर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल है। पहले फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएंगे, पहले फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जो मैंने ग्रीन कलर में टिक किया है, नोवोलेक, और फिर नियोलिक पॉलीमराइजेशन से क्या करें, हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले लीनियर था ये, अभी ब्रांच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बेकेलाइट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमर में जो अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक तरफ तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा और एक मेलामिन होगा, दोनों का पॉलीमराइजेशन होगा। देखो ये मेलामिन है, मतलब एन, फिर यहाँ पर एन, मतलब पूरा बेंजीन की तरह होगा, बस यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होंगे। यहाँ पर फिर वही बेंजीन तरह डबल बॉन्ड मिलेंगे जैसा ये मिल रहा है, और इसके तीनों तरफ क्या मिला देंगे अपन, NH2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका मेलामिन। साथ में HCHO क्या बोलते हैं, तो मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर इस तरह से बन जाता है। यूनिट पूछेगा आप लोगों से। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका यूज़ करते हैं हम लोग अनब्रेकेबल क्रोकरी। क्रोकरी होता है एक तो कप ग्लास होते हैं जो टूट जाते हैं, एक कुछ कप ग्लास ऐसे हैं जो आजकल टूटते नहीं है। तो अनब्रेकेबल क्रोकरी यूज़ करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड का। आगे की ओर चलते हैं बच्चों। अब पढ़ रहे हैं कोपोलिमराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, कोपोलिमराइजेशन, ध्यान दीजिए बेटा। कोपोलिमराइजेशन मतलब जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के यूनिट्स हों। यूनिट्स कैसी हैं, विभिन्न प्रकार की। चलिए देखिए, तो पहले इसका बेस्ट एग्जांपल ब्यूनाइस, मैंने आप लोगों को बताया था। और ब्यूनाइस में 2 यूनिट्स थी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन और प्लस में स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है, पूरा बेंजीन होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या लगा होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो स्टाइरिन हो जाता है। ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड बीच में आ जाएंगे और ये टूट जाएंगे, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो ब्यूनाइस जो है ये रबर का प्रकार है, ये भी क्या होता है आपका, मतलब कोपोलिमराइजेशन का एग्जाम्पल है। तो ब्यूटाडाइन स्टीरीन पॉलीमर ये क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है ना, और नेचुरल रबर्स के से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर की जगह आजकल हम ब्यूना एस का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये ब्यूना एस है, और इससे अपन क्या क्या बनाते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने लग गए, फुटवियर जूते बनाने लग गए, केबल इंसुलेशन मतलब केबल के चारों जो ब्लैक ब्लैक होता है वो बनाने लगे, मतलब जो टफ चीज़ें, ऑटो के टायर बनाने लगे। तो हम ब्यूटा से सब कुछ बनाने लगे। और यूनिट्स क्या क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टीरीन। आ गई बात समझ में, आगे की ओर चलते हैं जो बात करते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर अपन ने बात कर ली थी, सारे रबर क्या होते हैं, इलास्टोमर होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको रबर का एक पादप होता है पेड़, उसकी छाल से प्राप्त करते हैं रबर को। प्राकृतिक रूप से रबर क्या होता है, याद कर लो, आइसोप्रीन होता है। और आइसोप्रीन क्या होता है, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन।
तो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। आगे बात समझे, ठीक है। और हम इसको 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो नेचुरल रबर के जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? 2-मेथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, और इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बोलो नेचुरल रबर को, या फिर बोलो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। और पूछता है सिस है ट्रांस, तो सिस, तो सिस 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन या सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, इसको क्या बोलते हैं? पर नेचुरल रबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर वीक क्या मिलते हैं? वान डेर वाल्स फोर्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इनके अंदर क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इलास्टोमर रहते हैं, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर स्थायी नहीं होते, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए हम नेचुरल रबर को स्थायी करने के लिए सल्फर जोड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रबर का वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो नेचुरल रबर होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन या सिस 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, या इसको सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं। अगर इसमें सल्फर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? रबर का वल्कनीकरण हो जाएगा, वल्केनाइजेशन हो जाएगा। चलिए आगे, ये आप लोगों को दिखाया गया है आइसोप्रीन, ये रहा, देखो ये पे 2 पे तो मेथिल लगा हुआ है और फिर 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो ये आपका आइसोप्रीन का मोनोमर बना हुआ है। अपन लोग क्या करते हैं? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सुधारने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रबर का वल्कनीकरण करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक रबर में सल्फर बनाने से क्या हो रहा है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और रबर का वल्कनीकरण हो रहा है। 5% सल्फर यूज करते हैं अपन, ताकि ये क्रॉस लिंकिंग हो सके, ताकि रबर स्थायी हो सके, ठीक है। चलिए आगे बच्चों, आगे बात करते हैं। बेटा नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है? सिस 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, वो होता है नेचुरल रबर। सिस 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन या आइसोप्रीन, उसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक रबर, सॉरी नेचुरल रबर। उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिंथेटिक रबर। चाहे नियोप्रीन हो, चाहे ब्यूना एस हो, तो बेटा नियोप्रीन हो, नियोप्रीन भी क्या है? सिंथेटिक रबर। चाहे ब्यूना एस हो, ब्यूना एस पढ़ चुके हैं अपन लोग, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस हो, चाहे ब्यूना एन हो, ब्यूना एन हो, वो भी क्या है आपका? सिंथेटिक रबर। चाहे क्लोरोप्रीन हो, वो भी क्या है आपका? सिंथेटिक रबर। आ जाओ आगे की ओर चलते हैं। चलिए, सिंथेटिक रबर देखो, सबसे पहले पढ़ता है नियोप्रीन। क्या पढ़ते हैं? नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है? देखो, अगर देखो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन है तो वो आइसोप्रीन है, लेकिन 2 पे क्लोर आ जाए, भाई 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन तो क्या है? आइसोप्रीन। लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। और जब इसका बहुलीकरण होगा तो डबल बॉन्ड तो बीच में आ जाएगा, और इधर सिंगल सिंगल बचेगा, तो ये बन जाएगा नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन का मोनोमर होता है। तो नियोप्रीन का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, और नियोप्रीन जो होता है या क्लोरोप्रीन जो होते हैं क्या है? सिंथेटिक रबर है। तो ये नियोप्रीन क्या है आपका? सिंथेटिक रबर है। आगे बात समझ में? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नियोप्रीन का यूज़ गैसकेट और बेल्ट वगैरह आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। बच्चों को 1,3-ब्यूटाडाइन को, अगर 1,3-ब्यूटाडाइन को स्टीरिन के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाता है? ब्यूनाइस। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन को एक्राइलोनाइट्राइल, यहाँ पर ए बी याद रखना, ए बी है एक्राइलोनाइट्राइल। अगर एक्राइलोनाइट्राइल से रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा? ब्यूनाएन। तो देखो, एक्राइलोनाइट्राइल कैसे मैंने कहा था? सी डबल बॉन्ड सी, और उसके साथ सी एन, उसको बोलते हैं मैंने एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन इसकी यूनिट्स होती है, और क्या बन जाता है आपका? ब्यूनाएन बन जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं? लुब्रिकेंट करने के लिए, है ना, लुब्रिकेंट लगाते हैं, तो ये पेट्रोल वगैरह लीकेज आदि को रोकता है, तो ये इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, बस आपको यूनिट याद रखनी है। चलिए आगे बच्चों, पूछा जाता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएचपी बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जीवाणु अपघटन कर सकते हैं इस पॉलीमर का। तो पी से पोली और एच से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसका पूरा नाम याद रख लेना। और ये बेटा कहाँ यूज़ कर आता है? ये ऑर्थोपेडिक डिवाइस, जितने भी ये पैर वैर टूट जाते हैं और जो डिवाइसेस बनती है ना उनको चलाने के लिए, तो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस और
ड्रग के कंट्रोल को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PHBV का यूज़ करते हैं। और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और ये एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो पूछा है मोनोमर, वो याद रखना 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का पॉलीमराइजेशन क्या बनता है, PHBV बनता है। याद कर लेना इसके यूनिट्स। और बायोडिग्रेडेबल ये भी याद कर लेना। दूसरा बायोडिग्रेडेबल है नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर लेता हूँ। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 मतलब NH2 तो पॉलीएमाइड होगा, पहली बात तो ये पॉलीएमाइड है, आपको सबसे बड़ी बात तो ये बता दूँ, तो ये पॉलीएमाइड, ठीक है। और हम क्या बनाते हैं इसको, इसके जो यूनिट्स हैं क्या है, एक तो ग्लाइसिन है और एक अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो याद रख लेना नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल है, जीवाणु अपघटन कर देंगे इसका। और इसकी यूनिट क्या है, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड। याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसकी यूनिट्स तो ना याद रख लेनी है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट देखो, प्रोपीन है। अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, अगर हम प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। और इसका यूज़ अब करते हैं रस्सियों और खिलौने बनाने में। पॉलीस्टीरीन मैंने बताया था, स्टीरीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीस्टीरीन बन जाएगा, ये बन गया। इसका यूज़ करते हैं अपन टीवी कैबिनेट और कुछ अलग पदार्थ के रूप में, इसको याद कर लेना। इंसुलेटर और टीवी कैबिनेट या रेडियो कैबिनेट बनाने में अपन क्या यूज़ करते हैं, बट टीवी का बाहर का कैबिनेट तो कुछ अलग ही होता है, तो इसको बनाते हैं अपन पॉलीस्टीरीन से, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। फिर आता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। मैंने कहा था कि वाइनिल क्लोराइड में क्या होता है, इसको याद कर लेना बेटा। इसकी यूनिट एक तो मोनोमर क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मोनोमर यूनिट तो है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर CN होता तो उसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, लेकिन यहाँ पर CL है तो इसको बोलेंगे पूरा विनाइल, इसको बोलेंगे क्लोराइड। आगे बात समझ, CN होता है एक्राइलोनाइट्राइल, CL है तो पॉलीवाइनिल। यहाँ पर वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर डबल सिंगल आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, और ये CL यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पापा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। कहाँ यूज़ करते हैं अपन, रेनकोट बनाने में और हैंडबैग बनाने में। फिर आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया और SCO साथ में होना चाहिए, इसको यूज़ करते हैं अनब्रेकेबल क्रोकरी, अनब्रेकेबल कप्स बनाने में। फिर आता है ग्लिप्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिप्टल पूछ चुके हैं एक बार। ग्लिप्टल की यूनिट है एथिलीन ग्लाइकोल। देखो सुनो, टेरेलिन की जो यूनिट थी वो थे एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड, और ग्लिप्टल का है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। टेरेलिन में इथाइलिन ग्लाइकोल और इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है। वहाँ टर्थेलिक एसिड था, यहाँ पर थैलिक एसिड है। टर्थेलिक एसिड में इधर इधर COH है, इसके इधर पास पास में COH है, बस ये फर्क है। तो ये किसका हो गया, और इसका यूज़ करते हैं अपन पैंट्स भी बनाने में। बेकेलाइट तो आपको लोग बचा ही, हाँ याद करना, इलेक्ट्रिकल स्विच और प्रेस वगैरह के हैंडल्स बनाने में, इन सब का यूज़ करने में अपन क्या करते हैं, बेकेलाइट यूज़ करते हैं। तो फिनिश हो चुका है आपका चैप्टर पॉलीमर, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, और आपका 100% इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय। और जो बात मैं आप लोगों को बहुत देर से कहना चाह रहा हूँ और मन ही मन कहना चाह रहा हूँ और अब कह ही देता हूँ, और वो आप लोग कह देता हूँ कि चलो अब यहाँ से निकलो, बहुत तुमने कर ली बदतमीजी, अब निकलना चालू करो। चलो बाय बाय बच्चों, और फिर से मिलेंगे अपन हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस में।